हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एलिगेंट फिजिक्स, ठीक है। और मेरा नाम है आकाश। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम आईआईटी मंडी, हिमाचल प्रदेश। ओके। और आज हम करने वाले हैं एच सी वर्मा का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दी फोर्सेस, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। उसका नाम है दी फोर्सेस और हम उसके करने वाले हैं ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज के अनसोल्ड क्वेश्चन जो सोल्व नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो फोर्स कर, वो फोर जो वो प्रॉब्लम्स थी वो वाली सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, डिस्प्ले पे पेस्ट कर रहा हूँ, रुको। ये देखो, हाँ, ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, ड्यू टू ए सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें सिंपलेस्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है मास, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दो मास है, ठीक है। दोनों का मास है 1 ग्राम। 1 ग्राम के दो पार्टिकल हैं, ठीक है। 1 ग्राम के दो पार्टिकल, और दोनों के दोनों पार्टिकल रखे हुए हैं किसी सेपरेशन पे, ठीक है। और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन, ठीक है। तो देखो, मास है हमारे पास 1 ग्राम, दोनों का मास 1 ग्राम है। इसको जब हम किलोग्राम में लिखते तो लिख सकते 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और अगर, हाँ, अगर आपको आइज में आपको भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये जो हमारे पास नाइट लाइट का ऑप्शन आता है विंडोज में, उसको आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको आइज में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी देखो, मास की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है इनके बीच में डिस्टेंस की। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों एम फोर सेम है, ठीक है। M1 M2 अगर लिखते तो वो भी लिख सकते थे, पर हमें पता है दोनों के दोनों जब सेम है तो एक ही लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इससे जब हमें निकालनी है आर की वैल्यू, तो ये आ जाएगी जी एम स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उनको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और जी हमारे पास होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और हमारे पास एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻6, मतलब कि 10⁻⁻3 था, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। तो 6.67 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 1, ठीक है। तो आ जाएगा, इनके बीच में सेपरेशन आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो दोनों के दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू जो निकालनी थी वो आ जाती है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स विद विच यू अट्रैक्ट द अर्थ, मतलब कि हम किस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स आता है वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डेनोट करते हैं वेट से। तो वेट होता है हमारे पास mg। तो अगर हमारे पास मास है हमारा 50 kg, ठीक है, हम मास को अपना मान के चलते हैं 50 kg, तो हमारा मास है, ठीक है। और जी हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम मानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड मान के चलते हैं इधर, मतलब ज़्यादा वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ जाता है 500 न्यूटन। इतनी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये बस हो गई खत्म, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, ये प्रॉब्लम भी देखो क्या है हमारे पास। इसमें बोला गया है एट व्हाट डिस्टेंस शुड दी टू चार्ज each of equal to 1 coulomb should be placed so that force between them and them equals to your weight, ठीक है। तो हमारे वेट के बराबर उनका फोर्स हो जाए, ठीक है। हमारा वेट हमने मान के चले थे 50 kg, ठीक है। अब की बार हम अपने वेट को कुछ ऐसा मानते हैं जिसको मतलब कि इजीली सोल्व कर सके, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, और मतलब कि मास है हमारा, मास को मान के चल रहे हैं हम 64 kg, ठीक है। जिससे हमारे पास इजी हो जाए इस प्रॉब्लम में, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो
64 का स्क्वायर है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए हमने मान के चले, ठीक है। ये हम इसीलिए मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो दो चार्ज हैं, इक्वल चार्ज 1 कूलम, दूसरा चार्ज है हमारे पास 1 कूलम, 1 कूलम और 1 कूलम, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी, दोनों के बीच में फोर्स इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इक्वल टू हो जाए हमारे पास वेट के इक्वल, जिसकी मैं mg के इक्वल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k क्यू स्क्वायर अपॉन, क्योंकि दोनों के दोनों क्यू है, दोनों चार्ज, ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू mg, मतलब 64 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, और चार्ज हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 640, ठीक है। तो जब r के लिए सोल्व करेंगे, r के लिए तो इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 640, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को लिए सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3750 मीटर, ठीक है। इसमें सिर्फ मेनली हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इसका ऑर्डर क्या होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें सबसे मेन चेक करते हैं ऑर्डर्स कितना लिख रहा है, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर मतलब कि ये मतलब कितने पॉइंट्स का आपका आंसर है, कितने डिजिट का आपका आंसर है, ठीक है, ऐसा पूछा गया। तो आपका आंसर 4 डिजिट्स में आना चाहिए, ठीक है। जिसका 4 डिजिट्स में आंसर आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन नंबर 3, अब करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, टू स्फेरिकल बॉडीज ईच ऑफ मास 50 kg आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, दोनों का मास है 50 kg और वो रखी हुई है किसी सेपरेशन 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन बॉडीज एंड इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कूलम्ब रिपल्सन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो दोनों के ऊपर क्या बोला गया है, दोनों के ऊपर बोला गया है कि सेम चार्ज है, ठीक है, और उनके बीच में कूलम्ब्स का जो रिपल्सन है और ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास हम दो बॉडी बना देते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो स्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है, एक तो ये स्फेरिकल बॉडी है, एक ये स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, एक है ए एक है बी, इनके बीच में सेपरेशन है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसको अगर ऐसा यूनिट्स में लिखेंगे तो आएगा 0.2 मीटर, ठीक है। इसको आर से लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर और से 0.2 मीटर, ठीक है। और इन दोनों का हमारे पास मास गिवन है m1 इज इक्वल टू m2, m ऑफ ए और बी का दोनों मास इक्वल है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं m इज इक्वल टू 50 kg, दोनों के मास इक्वल है, ठीक है, और इनका सेपरेशन गिवन है, हमारे पास मास गिवन है, ठीक है। तो इनके ऊपर सबसे पहले बताया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों के दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे जी m1 m2, तो दोनों की वैल्यू m है, जी m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सही है, ठीक है, इज इक्वल टू k, और दोनों पे चार्ज भी सेम बोला गया है, ठीक है, k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी एम स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। मास का स्क्वायर है 50 स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18.07 इंटू 10 टू द पावर -18, ठीक है। अब हम इससे निकाल लेंगे चार्ज की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 18.07 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 4.3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब, और इसको ऐसे बोल सकते हैं 4.3 नैनो कूलम्ब, ठीक है। यही निकालना था और यही हमारा आंसर हो गया। और अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम दोबारा सोल्व करनी हो, समझ नहीं आई हो, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमारी है प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। इसमें देखो ये गिवन है, ठीक है। ए मंकीज
सिटिंग ऑन ट्री लिम्ब मतलब कि ये कोई हमारे पास मंकी है और वो बैठा हुआ है किसी पेड़ की टहनी पे, ठीक है। द लिम्ब एग्जर्ट ए नॉर्मल फोर्स ऑफ 48 न्यूटन, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास कोई अगर मंकी है तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है वो हो रहा है 48 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगता है इसकी डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, तो वो लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एग्जर्ट बाय लिम्ब ऑन मंकी, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो ये दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स को हम क्या मान सकते हैं, क्योंकि फोर्स हमें पता है दोनों वेक्टर होते हैं, ठीक है। और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, रिजल्टेंट के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 48 स्क्वायर रिजल्टेंट आ जाएगा प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। इसकी जब वैल्यू सोल्व करते हैं तो आ जाता है 2704, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 52 न्यूटन, ठीक है। इस पे नेट फोर्स लगेगा जो मंकी पे, वो हमारे पास मतलब कि नेट फोर्स मंकी की वजह से लिम्ब पे जो लग रहा है, लिम्ब की वजह से जो मंकी पे लग रहा है और मंकी की वजह से लिम्ब पे लग रहा है, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 52 न्यूटन और ये हमारा आंसर हो जाता है। और ये आ जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। ए बॉडी बिल्डर exerts a force of 150 Newton against a bull worker and compress it by 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट दी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ बुल वर्कर, ठीक है। तो हमारे पास मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आ गया है वो आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर, ठीक है। ये स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया है, ठीक है। और किस फोर्स से कंप्रेशन आया, ये आया है 150 न्यूटन की वजह से कंप्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, तो है हमारे पास 150 अपॉन 0.2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 750 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास फोर्स हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स नहीं होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ए सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ स्टेशन, मतलब कि अर्थ से एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिए, एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर दिया है अर्थ से बाहर की तरफ, ठीक है। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल द फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ स्टेशन। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी हाइट पे उसको थ्रो किया जाए कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हाफ हो जाए एक्चुअल फोर्स जो अर्थ पे लग रहा है उस पर, ठीक है। तो देखो एक्चुअल फोर्स का लिख देते हैं, तो वो फॉर्मूला आता है जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमारे पास हो जाती है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। आर को अगर हम कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमारे पास होती है रेडियस ऑफ अर्थ, जी होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम होता है हमारे पास मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम है हमारे पास मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। स्मॉल एम है सैटेलाइट मास, सैटेलाइट मास, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कि मतलब कहाँ पे जाए कि उसका फोर्स हाफ हो जाए, ठीक है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो फोर्स तो हो गया हाफ, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हमने किसी हाइट पे फेंक दिया, मान ले एट हाइट, लेट एट हाइट एच, ठीक है, किसी हाइट एच पे फेंक दिया तो उसका देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर प्लस एच, आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर के जो जी एम एम और जी एम एम ये तीनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसकी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन को जब सोल्व किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक है। इसको 2r स्क्वायर को जब हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2rh माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है h की, ठीक है। तो इसके h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, h इज इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2r प्लस -2√2r अपॉन 2। ठीक है, तो देखो s की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है इसकी r इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सारे के सारे 2 पर 2 कॉमन ले लिया, नीचे भी 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाती है r स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। r हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में 6400 किलोमीटर इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2650 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ये वाली कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही करनी है। ठीक है, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, हो गया। अब हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ठीक है, अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमारे पास दो चार्ज हैं, दो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और वो रखे हुए हैं सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब वो 20 सेंटीमीटर पे रखे हैं तो वो एग्जर्ट कर रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पे। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, और हमसे पूछा गया है उनके बीच में क्या फोर्स होगा जब वो 25 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहली कंडीशन में F1 की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन, जब उनके बीच में सेपरेशन था R1 था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास F2 की वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास सेपरेशन R2 की वैल्यू हो जाती है 25 सेंटीमीटर, और प्रीवियस कंडीशन में 20 सेंटीमीटर था, सॉरी। ठीक है, तो देखो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के भी लिख देते हैं। ठीक है, दोनों चार्ज अगर सेम है, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ओनली r हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने इसको f से भी लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब सिर्फ r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f1/f2, अगर दो का रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा r2/r1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, देखो f1 की वैल्यू है 20/f2 इज इक्वल टू 25/20 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम f2 की वैल्यू निकालेंगे, f2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, f2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 इंटू 20/25 स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सोल्व कर देते तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है 12.8 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी अगर हमारे पास अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसको हम बोल देते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें देखो इससे क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ मून फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये नीचे जो डाटा गिवन है वो सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमें निकालना है वेट ऑफ मून। वेट ऑफ मून मतलब कि फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। r जो है ये है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ है me और मास ऑफ मून है mm। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ ऐसे लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये देखो ये है मास ऑफ अर्थ ये। ठीक है, मास ऑफ मून भी गिवन है ये 7.36 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, तो हम kg को इरेज कर देते हैं, kg का हमारे यहाँ पे स्पेस ही ले रहा है। ठीक है, अभी देखो मास ऑफ मून क्या है हमारे पास 7.36 इंटू 10⁻22 अपॉन r स्क्वायर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर 3.8 इंटू 10⁻5 स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स या फिर इनका वेट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जब सोल्व करते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 220.3 इंटू 10⁻19 न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं 2.03 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना था, ये हमारा पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो देखो, इसी केस में हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच में पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो क्या आएगा, ये वैल्यू हमारे से पूछी गई है। ठीक है, तो अभी देखो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला लिख देंगे अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला लिख देंगे, दोनों फॉर्मूला लिख के हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है, ठीक है, तो हम लिख देंगे ke²। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन ई होता है। ठीक है, अपॉन r², किसी सेपरेशन पे रखे हम r² पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है gm² अपॉन r²। ठीक है, नीचे r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा ke² अपॉन gm²। ठीक है, तो k और gm और ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, और e होता है हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19²। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻−11। ठीक है, और हम इसके बाद लिखते हैं मास ऑन प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 इंटू 10⁻27 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यूज को सोल्व करते हैं, खुद से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, और हमें इसके लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.24 इंटू 10⁻36। ठीक है, और यूनिट इसकी कुछ नहीं आएगी, ये यूनिट लेस है। ठीक है, और ये यूनिट लेस कैसे है, क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्स है। ठीक है, और ये फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, तो फोर्स का रेशियो यूनिट लेस होगा क्योंकि ऊपर ही फोर्स है नीचे ही फोर्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.24 इंटू 10⁻36 प्लस 36। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द एवरेज सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 5.2 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है, इसमें इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो सेपरेशन है वो है हमारे पास 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये मतलब कि हमारे पास r कुछ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इन दिस सेपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया इसमें कूलम्ब फोर्स निकालना है दोनों के बीच में। तो देखो कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, और जो k मैं लिख रहा हूँ ना स्टार्टिंग से आखिरी तक, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और Q1 क्या होगा हमारे पास, Q1 होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और Q2 होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो दोनों का चार्ज हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19, दोनों का सेम है तो इसका स्क्वायर ही कर देते हैं। ठीक है, अपॉन इनके बीच में सेपरेशन हमारे पास गिवन है 5.3 इंटू 10⁻11 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स आ जाएगा, जब इसको हम सोल्व करते हैं कैलकुलेटर में तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ठीक है, तो पार्ट ए इतना ही था, पार्ट ए तक निकल गया। ठीक है, अभी देखो पार्ट बी में क्या आ जाता है, पार्ट बी में आ जाता है व्हेन एटम गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन एवरेज सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू 4 टाइम्स इट्स वैल्यू इन ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज कूलम्ब फोर्स इन दिस स्टेट। इस स्टेट में देखो क्या हो गया है, जब एटम
एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है 4 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास आर की जो नई वैल्यू हो जाती है पार्ट बी में, आर की जो नई वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 4r, 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा हमारे पास, देखो फोर्स आर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा k q1 q2 अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, ये पहले वाले ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स की नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/16 इंटू 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करके लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 5.8 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये हमारे पास नया फोर्स निकल के आ जाता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ इज एट डिस्टेंस ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं जो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फाइंड दी वेट ऑफ 120 kg इक्विपमेंट्स प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो हमारे पास कोई लगा लो इक्विपमेंट है, उसका वेट है 120 kg, ठीक है। तो उसका वेट ऊपर जाके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उसका वेट क्या हो जाएगा, और हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास वेट होता है वो वेट हमारे पास डिपेंड किस पे करता है, वो वेट हमारे पास डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। तो वेट सिंपली होता क्या है, वेट सिंपली होता है हमारे पास फोर्स क्या लग रहा है उसके ऊपर अर्थ की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हमें अगर वेट निकालना है तो हमारे पास होता है mg, ये हमारे पास वेट होता है, ठीक है। और जब हम हाइट पे जाते हैं तो ये g की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेट आता है वो हमारे पास mg डैश आता है, ठीक है। तो देखो g की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, g डैश की जो नई वैल्यू आती है वो आ जाती है हमारे पास gm अपॉन r प्लस h स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम हाइट पे चले गए हैं तो g डैश की वैल्यू हो जाती है ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास वेट या फिर फोर्स या फिर वेट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं gmm अपॉन r प्लस h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी वेट निकाल सकते हैं क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम में ऐसे करके भी निकाला था, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो देखो हाइट के ऊपर चले गए तो हमारे पास h की कुछ वैल्यू आ गई है, तो ये सारी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब देखो अब हम इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 120 इंटू मास ऑफ अर्थ हमारे पास चाहिए होगा, इसमें मास ऑफ अर्थ देखो, और मास ऑफ अर्थ हमारे पास दिया हुआ था प्रीवियस प्रॉब्लम में, ठीक है। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम करी थी उसमें हमारे पास मास ऑफ अर्थ दिया हुआ था, ठीक है, कुछ देर पहले हमने, ये देखो इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया था मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, अपॉन r प्लस h। r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6400 प्लस h 36000 इसका होल स्क्वायर इंटू, ये हमारे पास किलोमीटर में, हमें इसको मीटर में लिखना है, तो ठीक है। तो इसकी पावर 10⁻³ आएगी, उसका स्क्वायर है 10⁻6 आ जाएगी। तो हमारे पास वेट की वैल्यू ये आ जाएगी। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास सोल्व करके आती है 27 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स आ जाता है 27 न्यूटन, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम थी। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो आप हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी प्रॉब्लम को दोबारा सोल्व करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। सब्सक्राइब टू एलिगेंट फिजिक्स।